अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोग उठ गए होंगे, और जो लोग नहीं उठे होंगे वो कोशिश कर रहे होंगे हम उठ जाएं, और जो लोग काम पे निकलते हैं और जो बिज़नेस कर रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वो तो बेचारे सुबह सवेरे उठ गए होंगे। नाज़रीन, सर्दियां जब आती हैं तो सुबह उठना बड़ा लोगों के लिए दुश्वार हो जाता है और दिल चाहता है कि थोड़ी सी नींद और ले लें, थोड़ी सी नींद और ले लें। तो विंटर्स हमेशा लेज़ी होते हैं, लेकिन अभी इस वक्त सिचुएशन में अगर हम बात करें अपने मुल्क की और शहर की, तो विंटर वाली सिचुएशन बनती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन थोड़ी थोड़ी हम ये महसूस कर सकें कि खून की फील हो रही है, तो ये सर्दी की जो आमद होती है वो इसी तरीके से होती है। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया कि अक्टूबर में वेदर कैसा रहेगा, क्लाइमेट चेंज के क्या मामलात रहेंगे, तो डेफिनेटली आप अपडेट हो गए होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज प्रोग्राम में बिज़नेस की। हमने गुज़िश्ता रोज़ अपने प्रोग्राम में भी बताया कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है और मार्केट ने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली संभाला हुआ है। और कल भी एक तारीख रकम हुई है, वो 84,000 का KSE 100 इंडेक्स का जो हिस्सा है वो अबूर कर गया। और जब मार्केट क्लोज़ हुई तो हमने देखा 85,000 पे मार्केट क्लोज़ हुई है, जिसने 1500 पॉइंट्स जो है रिकॉर्ड किए, यानी कि 1515 पॉइंट्स पे मार्केट ने ख़ुद को पॉजिटिव गेंस किए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं कि हम सर्कमस्टांसेस देखते हैं, क्या वजूहात है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिन पे ज़्यादा काम हुआ, और मार्केट में ये बुलिंग ट्रेंड बरकरार रखने की वजह क्या है और क्या करेक्शंस मज़ीद हो सकते हैं या नहीं। इसी पर बात करेंगे। शहरियार भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है स्टॉक एक्सचेंज और पोर्टफोलियो के हवाले से बेहतर अपनी राय देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। शहरियार साहब, हमने कल भी नाज़रीन को अपडेट किया था कि मार्केट अपने एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स के साथ आगे बढ़ रही है, और ये लग ये रहा है कि मार्केट जो है साल क्लोज होने से पहले ही 89 या 90 का हिस्सा छू सकती है। आपकी क्या राय है, और ये वजूहात बताएं कि स्टॉक मार्केट के जो बुलिश ट्रेंड है उसकी बरकरार रखने की वजह क्या है? देखिए, हम वजूहात तो आपके साथ पिछले 2 प्रोग्राम से डिस्कस करते हैं कि मार्केट में जो पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंडिकेटर है उसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आती है, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जो हमने कंट्रोल कर लिया है, हमारे रिजर्व $10.5 बिलियन पे आ गए, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $3 बिलियन से ऊपर जा चुकी है, जबकि IT की एक्सपोर्ट अपने रिकॉर्ड टच किया $3.2 बिलियन। साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, उसका फायदा मार्केट में सिक्लिकल स्टॉक्स को हो रहा है, उनमें भी एक्टिविटी देखने में आ रही है। लेकिन इस वक्त जो मार्केट को रन कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, वो ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स हैं, काफी हेवी वेटेज है जिनका इंडेक्स के अंदर, और ये स्टॉक जब बढ़ते हैं तो इंडेक्स भी बढ़ना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि हमने जो मेजर कंपनीज है जिनमें OGDCL और PCL, इनमें सिग्निफिकेंट इजाफा देखा है पिछले 10 से 12 दिनों में। साथ साथ फर्टिलाइजर के स्टॉक्स हैं, वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो पे आउट बहुत अच्छा देते हैं। तो ओवरऑल जो कंपनीज मार्केट में ब्लू चिप कंपनीज कहलाती हैं, जो अच्छे डिविडेंड देते हैं, जिनके डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, उन कंपनीज की तरफ सरमायाकारों ने अपना रुख किया है और अपना पोर्टफोलियो वहां जनरेट करें जो आने वाले दिनों में इनको अच्छा रिटर्न भी दे सकती हैं, और फिर साथ साथ कैपिटल गेन भी अच्छा हो सकता है। आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फिर कुछ डॉलराइजेशन हो रही थी पाकिस्तान में, लोगों ने डॉलर वगैरह लेके घरों में रखे हुए थे, या फिर बिजनेसेस की वो पोजीशन नहीं थी, तो वो सारा जो कैपिटल है वो निकल के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आया है पिछले 1 साल से, और मार्केट कंटिन्यू क्योंकि सरमाया मार्केट में लग रहा है उसके बाद मार्केट कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। आपके नाज़रीन को ये भी बताते चलूं कि फॉरेनर की जानिब से भी कंटिन्यू सेलिंग आ रही है मार्केट के अंदर, और लास्ट मंथ तकरीबन $55 मिलियन की सेलिंग की थी फॉरेनर की जानिब से। लेकिन उसकी पॉजिटिव साइड आप ये देखेंगे जो लोकल पाकिस्तानी फंड्स हैं वो कितने एग्रेसिव हैं और कितने एक्टिवली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। $42 मिलियन की सितंबर के मंथ में लोग हमारे जो फंड्स उन्होंने बाइंग की, और फिर कल की अगर बात कर लें तो $9 मिलियन की बाइंग की है हमारे लोकल फंड से। तो काफी ज्यादा मार्केट में फ्लो है, पैसा बहुत है लोकल फंड के पास भी, इंडिविजुअल के पास भी, जो मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि मार्केट में अभी भी शेयर प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा चीप है, यहाँ से फर्दर इंक्रीज होने से। ठीक है। अच्छा शहरियार साहब, ये बताएं कि ईयर क्लोज हो रहा है तो डिविडेंड्स भी मिलते हैं, फंड्स भी मिलते हैं स्टॉक्स पर। एक फैक्टर आप ये नहीं समझते कि लोग जो है ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग में इसलिए लगे हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है। जब हम ये भी देखते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो जो छोटी कंपनी का रेट का शेयर होता है जो जिस पे उठाया जाता है वो उसको सेल कर देते हैं, तो मार्केट में एक जो फ्लोर में एक हलचल है, एक ट्रेडिंग का माहौल बना हुआ है, उसका ये फैक्टर तो नहीं है कि डिविडेंड्स के रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए आवाम को?
लेकिन जो भी इन्वेस्टर होता है वो मार्केट में काम करता है, तो मार्केट के अपने डायनामिक्स होते हैं किसी भी स्टॉक मार्केट के। मार्केट में 2 से 3 किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है, लोग इंटरडे ट्रेडिंग करने को तरजीह देते हैं। जो जिनके पास सरमाया कम होता है वो मार्केट में जो 9:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक नॉन स्टॉप ट्रेडिंग हो रही होती है, इस दौरान शेयर की प्राइस में जो उतार चढ़ाव हो रहा होता है उसका फायदा उठाते हुए ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो यकीनी तौर पे वो इस तरह के स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं। कुछ पैनी स्टॉक्स होते हैं जो 10 रुपए या 12 रुपए के रेंज पे मूव कर रहे होते हैं, या 2 से 4 रुपए की रेंज पे मूव कर रहे होते हैं। छोटे सरमाएदार उन स्टॉक की भी एक क्वांटिटी बाय करने के बाद उनमें जो कम पैसों के ऊपर आपने अगर 2 रुपए का एक शेयर लिया, 2 रुपए 40 पैसे या 30 पैसे उसकी भाव हो गया, तो आपने फौरी तौर पर उसमें प्रॉफिट करके बाहर आ गए। तो ये भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है। कुछ लोगों की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं अपने पेंशन के पैसे यहाँ पे लगाएं जो रिस्क फ्री होते हैं। रिस्क फ्री तो बहरहाल स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता, लेकिन मिनिमम रिस्क उसके अंदर होता है। जबकि जो इंटरडे ट्रेडिंग है उसमें हाई रिटर्न्स होते हैं, तो रिस्क भी कहीं ना कहीं हाई साइड के ऊपर होता है। अच्छा शहरियार भाई, हमारी स्टॉक एक्सचेंज में चाइनीज़ और दीगर जो फॉरेनर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें बताएं कि एक जो चंक है जो मार्केट बुल देख रहे हैं जो इतनी आगे बढ़ रही है, उसकी एक वजह ये समझते हैं, आपने अभी अपने आगाज़ में भी कहा कि फॉरेनर इन्वेस्टमेंट हमारे पास बहुत अच्छी आ रही है। तो फ्लोर में जो हम हलचल और ये हैपनिंग देख रहे हैं, कहीं एक रीज़न ये तो नहीं है कि जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी उनका एतमाद बहाल हो चुका है, वो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने पिछले 1 साल से देख रहे हैं। जब जून 2023 में हम IMF के एक 3 महीने के प्रोग्राम के अंदर गए, तो जिसके बाद डिफॉल्ट के खतरात से उसका खात्मा हुआ, तो फॉरेनर ने इस मौके को गनीमत जाना और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन उन्हें काफी मुनासिब लगी, तो उन्होंने मार्केट में एंट्री की। और पिछले 1 साल से जब मार्केट 40,000 से नॉन स्टॉप बढ़ते हुए 75,000 इंडेक्स तक आई, तो उन्होंने काफी ज्यादा एंट्री की। लोकल इन्वेस्टर उस दौरान मार्केट पे इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। जो लोग स्टॉक मार्केट को समझते थे उन्होंने मार्केट में उस वक्त इन्वेस्ट किया। क्योंकि देखिए, कोई भी स्मार्ट व्यापारी होता है तो वो जब भी अपने पैसे लगाता है जब मार्केट गिरी हुई हो या मंदी हो गई हो ना, काफी ज्यादा रेट भाव नीचे हो, तो जब जाके मार्केट के अंदर एंट्रीज लेते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया और कंटिन्यू फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं जो कंपनी लिस्टेड है उनके प्रॉफिट में कंटिन्यू इजाफा होता जा रहा है। अगर आप बात कर लें फर्टिलाइजर के स्टॉक की, तो लास्ट ईयर इन्होंने 500 अरब से जायद के नफे किए। फिर साथ साथ सीमेंट कंपनी ने 105 अरब से जायद के नफे किए। टेक्सटाइल ने काफी ज्यादा प्रॉफिट किए। बैंक ने आउट परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल सिचुएशन काफी ज्यादा हौसला। आप क्या एडवाइस करेंगे शहरियार, जो ट्रेडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, कि इस वक्त बाय करना चाहिए या स्टॉक को सेल कर देना चाहिए? आपको लगता है कि मार्केट ने आगे जाके एक बड़ा करेक्शन ले लिया, तो जिस इस रेट पे अगर इन्वेस्टर ने उठाया होगा स्टॉक, तो वो फिर मुनाफे में नहीं रहेगा, उसका तो नुकसान हो जाएगा? तो आपकी क्या एडवाइजरी है? देखिए, बात करें मार्केट जो है वो कंटिन्यू अपसाइड के ऊपर हमें देखने में आ रही है। और हमेशा से एक बात ही कही जाती है हमारी सोसाइटी में कि यार मार्केट आर्टिफिशियली बढ़ रही है, नीचे आ जाएगी, बूम है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। ये बातें हम 40,000 इंडेक्स से सुनते हुए आ रहे हैं। अब चूंकि मार्केट कंटिन्यू बढ़ी है, अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट में सेक्टर वाइज तेजी हो रही है और ये कंटिन्यू इस चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। बेचारे इन्वेस्टर जो है इन्हीं खतरात की वजह से, डर की वजह से मार्केट के अंदर एंट्रीज नहीं ले सके और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने मिस कर दी। मेरी एडवाइस इनको यही है, अगर इस साल के आगाज पे अगर आप देखते हैं जो ब्रोकेज हाउसेस की रिपोर्ट है, आप काइंडली उनको पढ़ा करें। उसमें देखा था हमने कि जितने ही ब्रोकेज हाउसेस थे उन्होंने रेकमेंड किया था, किसी ने 80,000 इंडेक्स, किसी ने 85,000, बहुत सारे लोगों ने। तो ठीक है, थैंक यू सो मच शहरियार भट्ट, आपके मौक़िफ़ का, आपके तज़िये का, और आपने बहुत बेहतर तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मामलात आवाम के सामने रखे हैं और यही एडवाइस की है कि लोगों ने यही कहा कि मार्केट 40,000 की है, 35,000 की। हमने 2007 और 8 का वक्त भी देखा जब फ्लोर हमारा फ्रीज़ हो गया था। तो उन तमाम तर चीज़ों से हम निकल चुके हैं और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है स्टॉक मार्केट को जब मैं बहुत आगे जाते हुए देख रहा होता हूँ, क्योंकि स्टॉक्स मार्केट जो है मुल्क की इकॉनमी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और इसका इंडिकेटर हमें इस बात का यकीन दिला रहा है कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो आगे बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक और स्टोरी आपके सामने रखेंगे, फिर गोल्ड की बात करेंगे कि आलमी मालियाती फ़ंड IMF से 1.2 अरब डॉलर रकम की बरामद के बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। एक फैक्टर ये भी आपके जो कारोबार है, कारोबारी सरगर्मियां हैं, उसके हवाले से हमें बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। गोल्ड की बात कर लेते हैं। इस वक्त आपको बताएं कि सोना है और सोने के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और एक फ़ी तोला सोने की कीमत की बात करें तो 2,76,000
200 रुपये हो गई है। और जो गोल्ड पे बात करने वाले हैं, तज्जिया कार हैं, वो यही बातें कर रहे हैं कि गोल्ड के जो प्राइसेस हैं उनको और अपवर्ड जाना है। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरशद साहब ने, गोल्ड के हवाले से वो एक अच्छा अपना ओपिनियन रखते हैं। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद साहब क्या लग रहा है इस वक्त? सोना सोना है और सोने की बातें हो रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि किसी कीमत जो है वो सोना कंट्रोल में नहीं आ रहा है। पहले 240 पे था, 245 पे था, फिर 250 पे आया। हमने जंप बड़ा देख लिया। फी तोला कीमत 2,76,200 पे आ गई है। क्या लगता है कहाँ जाकर मामलात गोल्ड के ठहरेंगे और मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी गोल्ड कमोडिटी के? देखिए, फिलहाल तो हम 3 दिन से अगर देख रहे हैं तो मार्केट तो रुकी हुई है अपनी जगह पे 276 पर जो है ट्रेड हो रही है। असल में देखें, डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज्यादा है, ओवरऑल बायर खड़ा हुआ है और मतलब रोजाना की बुनियाद पर जो है 3 औंस की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। लेकिन हम 3 दिन से देख रहे हैं कि कुछ स्टिल हुई है मार्केट। लेकिन हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज का जिक्र जरूर करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी करेंसी मुस्तहकम हुई है और डॉलर 277 278 पे ट्रेड हो रहा है, उसकी वजह से हमारे यहाँ अभी भी जो है सोने कीमतें जो है मुनासिब हैं। अगर ये खुदा न खास्ता जो सूरत हाल पिछले दिनों में थी या पिछले सालों में थी कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर जो है 300 रुपए से तजावुज कर गया था, अगर वो रेट होते तो आज हम 3 लाख से ऊपर गोल्ड रेट देख रहे होते। तो इसके अंदर अप्रिशिएट करते हैं इदारों को भी और गवर्नमेंट को भी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानी करेंसी जो है वो इस वक्त मजबूत है और सोने की कीमतें जो है पाकिस्तान में भी मतलब इतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। अच्छा अरशद साहब ये बताएं कि ज़राए बताते हैं कि जो लोकल मार्केट्स हैं, अगर मैं कराची की बात करूं तो बहुत ज़्यादा जो है हम सदर में और उसके अतराफ़ में गोल्ड की मार्केट्स लोकल देखते हैं जहां पर बड़ा पोटेंशियल है। वहाँ कुछ मुतादिद दुकानें बंद हैं, काम थोड़ा सा स्लो हो गया है। लोग जो पुराने काम करने वाले हैं वो भी हफ्ते में 2 दिन नज़र आते हैं, 4 दिन उनकी शॉप्स बंद होती है। इस माहौल में आप क्या लगता है आपको कि अगर ये गोल्ड के प्राइसेस ने, ठीक है आपने कहा कि स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो महंगाई तो है हमारे मुल्क में, तो ऐसे में सोना लोग ज़रूरत के तहत ख़रीद रहे हैं, ख़ास तौर पे वो जो लोग शादियां कर रहे होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट आती है। तो इस वक्त आप क्या ये बेचैनी और ये अफरा तफरी देख रहे हैं कि किस हद तक हमारे मामलात जो हैं इन्फ्लेशन के वो मुतासर कर रहे हैं? फिर अगेन दुकानें जो हैं, जो छोटा ताजर है सदर में और अतराफ़ में जो दुकानें हैं पूरे कराची में, वहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ खुली होती हैं कुछ बंद होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर देखें, 80% जो है हमारा कारोबार मुतासर हुआ है। रीजन ये कि सोने कीमतें बढ़ गई। अच्छा, जो गिफ्ट आइटम तैयार होते थे, जैसे किसी की कोई तकरीब है तो छोटा इवेंट है, बर्थडे है, कोई मतलब छोटा बच्चों का प्रोग्राम है, वो आइटम भी अब अगर आप लेने जाएंगे ना, 1 ग्राम सोना जो है अगर आप किसी ज्वेलर से खरीदने जाएंगे तो 20-22 हजार 25 हजार रुपए का हो गया हो, और 1 ग्राम नजर भी नहीं आता कि वो रखा हुआ कहाँ है। कंडीशन ऐसी हो गई, बहुत ज्यादा मुतासिर है हमारा सेक्टर। बेरोजगारी की शरह में जो है 70% इजाफा हुआ है उसके अंदर। और जो छोटे कारखानदार थे जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जिनके पास अपना 10-5 तोले सोना होता था, वो काम न होने की वजह से वो भी अपना सरमाया जो है वो मतलब बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। और इस वक्त वो मतलब इतने बुरे हालात हैं कि मतलब दूसरे शोबों में चले गए। कुछ लोग जो है वो खाना वगैरह सेल कर रहे हैं, कोई बाइकियाँ चला रहा है। मतलब हुकूमती सरपरस्ती नहीं है इस सेक्टर के ऊपर ना, जो फोकस होना चाहिए ना गवर्नमेंट का। इतना बड़ा सेक्टर है, आप यकीन करें, मैं बड़े वसूख से भाई बात कर रहा हूँ, अगर हम एक्सपोर्ट पर तवज्जो दें ना तो हमारा सेक्टर जो है इतना बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करेगा जो हमारी सोच होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्या एडवाइस करेंगे लोगों को कि इस वक्त जो मामलात हैं, जिन लोगों ने सोना होल्ड किया हुआ है और कह रहे हैं कि जी मज़ीद प्राइस बढ़ेंगे तो बेचेंगे, ख़ास तौर पे जो गोल्ड का काम करते हैं उनको एक बड़ा नुकसान होता है कि महंगे प्राइस में सोना ख़रीद लेते हैं और फिर उनको सस्ते में देना पड़ता है। तो इस वक्त एक आप समझते हैं कि अनसर्टेन सिचुएशन है B2B मार्केट जो है गोल्ड की? रोहित भाई देखें, ऐसा नहीं है। इस बात को मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि देखें अगर हम 70 साल की हिस्ट्री उठाए ना पाकिस्तान की,
तो सोना बड़ा ही है। 100 रुपए तोला से स्टार्ट होने वाला सोना 2,75,000 पे ट्रेड हो रहा है। तो नुकसान तो किसी को भी नहीं है। किसी ने अगर 2 तोले या 5 तोले या 10 तोले या 100 तोले रखा हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कीमतें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि मतलब वक्ती ट्रेड करना के 2-4 दिन 5 दिन महीने की इन्वेस्ट है तो वो उनका अपना गुड लक होता है कि रेट ऊपर जाए या नीचे आए। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है अब फ्यूचर जो है सिर्फ गोल्ड का ही है। ठीक है, पाकिस्तान में जो फ्यूचर है वो गोल्ड का है। मोहम्मद अरशद साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और आपने भी यही बात की है कि इस वक्त हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं और अगर कंपेयर करें तो गोल्ड प्राइसेस हमें नीचे आते हुए नज़र आए हैं। लेकिन अगेन उन्होंने B2B मार्केट के हवाले से ये कहा है कि सोना पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठा लें तो वो बड़ा ही है। लोग हमेशा यही कहते हैं कि गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी अच्छी है। एक प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की बात होती है और अगर कमोडिटी में बात करें तो लोग यही कहते हैं कि सोने के बिस्किट लेके डाल लो और जो है वो कमाओ पैसे। ये अच्छा एक ऑप्शन होता है कारोबारी तबके के लिए। नाज़रीन, ये तमाम तर चीज़ें हमने आपको बिज़नेस के हवाले से अपडेट कर दी हैं। आज का दिन तारीख़ी दिन है। आपको पता है कि 8 अक्टूबर को क्या हुआ था हमारे मुल्क में, और अफसोसनाक और एक ऐसा अनसर्टेन वाक़या आज़ाद कश्मीर के हवाले से आज भी अगर हम इसको याद करें, वो ग्लिम्पसेस हमारे दिमाग में आते हैं, वो विजुअल्स हमारे दिमाग में आते हैं, तो अफसोस होता है जिस तरह से जानी और माली नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। और दुनिया का चौथा रिकॉर्ड हुआ है कि बदतरीन ज़लज़ला पाकिस्तान ने देखा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात कर लेते हैं 8 अक्टूबर के आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ले के हवाले से। नाज़रीन, ये सिचुएशन है, दिल खून के आंसू रोता है। कुदरती आफात जब आती हैं इंसान बेबस होता है और लगता है ज़िंदगी रुक सी गई है। जो जानी और माली नुकसान आपने देखा, इतनी मेहनत से तरक्याती मंसूबे खड़े होते हैं लेकिन उस रब्बुल इज़्ज़त की शान के आगे तमाम तर चीज़ें बेबस हैं, हम इंसान बेबस हैं। और अफसोस इस चीज़ का हुआ कि जब उस मलबे से छोटे छोटे मासूम बच्चों की हमने लाशें निकाली और जिस तरह से आज़ाद कश्मीर ने, दुनिया ने देखा कि आज़ाद कश्मीर का मंजर ही तब्दील हो गया। आज़ाद कश्मीर वो आज़ाद कश्मीर है जिसको जन्नत की वादी कहा जाता है, और आपके सामने ये तमाम सूरत हाल है। 19 साल बीत गए अभी की बात लगती है, लेकिन 19 साल के बाद क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, जो डेवलपमेंट कितनी हुई थी, कितनी बाद में हुई है, इन तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे। और मुज़फ़्फ़राबाद से हमें ज्वाइन किया है ज़ाहिद अमीन साहब ने। ये फॉर्मर चेयरमैन है तरक्याती इदारे के साथ, और इन्होंने बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात और लोकल गवर्नमेंट के साथ काम भी किया है चीज़ों को बेहतर करने के हवाले से। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सवेरे हमारे लिए वक्त निकाला। और 8 अक्टूबर 2005 का दिन याद करें तो अभी भी ये ग्लिम्पसेस देखें तो हम सब बहुत उदास हो गए, और हमारी जो सोच है, हमारा जो दिमाग है वो वहाँ चला गया है। सबसे पहले तो आप मंजर कशी कीजिए कि आप जब थे वहाँ पर और क्या देखा जब ये वाक़या हुआ,
اس کے بعد کس طرح کے مناظر تھے. جو لوگ چھوٹے تھے ظاہر سی بات ہے ہم سب لوگوں نے تو دیکھا ہے, لیکن جو ایک جین زی اس وقت موجود ہے اور وہ لوگ جن کو یاد نہیں ہے, تو بتائیں کہ کیا منظر تھا اور کیا ماحول تھا زلزلے کے بعد, کیا کچھ بیئر کیا, کیا کچھ دیکھا سر؟ شکریہ آپ کا. 19 سال قبل یہ تقریباً جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ زلزلے کو لگ بھگ 1.25 گھنٹے ہو چکے تھے. آج اس وقت جب میں 19 سال بعد آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں وہ منظر ہے مظفر آباد شہر کا, ہر طرف گرد و غبار تھا. یہ ہمارے ساتھ کی جو پہاڑی ہے جس کے اندر سے باٹ لائن گزر رہی ہے, اس کے وہاں سے صرف ڈسٹ کا دھواں بلند ہو رہا تھا. سارے شہر میں عمارات کے گرنے کی آوازیں دھڑم دھڑم کی آ رہی تھی. ایک تو زمین کے اندر سے جو آوازیں آ رہی تھی خوفناک, اور دوسری جو عمارات ترتیب گرتی جا رہی تھی, اور پھر اس کے اندر جو لوگ پھنسے ہوئے ان کے شور شرابہ, جو لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے, گرد میں لتڑے ہوئے لوگ جن کو آپ پہچان نہیں سکتے تھے, اور زخمی لوگ جو پڑے ہوئے تھے گلیوں میں, راستوں میں, آنگنوں میں. تو وہ ایک وہی منظر تھا جسے ہم سنتے آئے تھے بچپن میں, قیامت صغریٰ کا ایک منظر. سر کتنا نقصان ہوا ہمارے آزاد کشمیر میں؟ ڈیفینیٹلی جانی نقصان کا تو ہم نہیں کر سکتے, اس کی تو قیمت دنیا میں کوئی بھی نہیں چکا سکتا, نہ ادا کر سکتا ہے. لیکن جو بڑی عمارتیں, رہائشی مکانات, ہمیں یہ بتائیے گا سر کہ گورنمنٹ کی طرف سے, جو لوکل گورنمنٹ کی طرف سے کتنی ڈیولپمنٹ ہو سکی ہے, ابھی ایشوز کیا ہیں, اور کتنے چیلنجز کا اس وقت سامنا تھا اور ابھی دیکھنا پڑ رہا ہے. 19 سال بیت گئے, کیا اس خلا کو ہم آج پر کر سکے ہیں یا نہیں؟ عمارتوں کی بات کر رہا ہوں جو نقصان ہوا ہے, ایسٹس کا, بلڈنگز کا. دیکھیے, ایک تو میں جس کیفیت میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں, اس روز خود میرا نصف مکان جس میں ہم بیٹھے ہوئے یہ منہدم ہوا, میری مسز شہید ہوئی, ہمارے دائیں بائیں عمارات گری, لوگ شہید ہوئے, عزیز و اقارب, دوست احباب. اور لہٰذا میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں صرف کے دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم, ہماری حکومت تیار نہیں تھی, ہماری ملت تیار نہیں تھی اس قسم کے اتنے بڑے نقصان کے بعد کے صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے. نہ پیشگی ہماری کوئی تیاری تھی, یہ ایک بہت بڑی مصیبت آئی. لیکن یہ بات تاریخ کا حصہ ہے کہ اس وقت چونکہ ملٹری مانیٹرنگ کا ایک نظام تھا ہیڈڈ بائی جنرل پرویز مشرف, اور اس میں کوئی پارلیمانی رسا کشی نہیں تھی, وزراء کی بالادستی نہیں تھی, سیاسی جماعتوں کے آپس میں کھینچا تانی نہیں تھی, تو ون مین شو تھا. اور اس وجہ سے یہ ہوا کہ ایک دم جو عساکر پاکستان وہ اس خطے کی طرف دوڑی ہیں, آلریڈی یہاں موجود ہیں, مزید ان کی سپورٹ کے لیے ٹروپس آئے. خود اس وقت کے جو صدر پاکستان آرمی چیف جنرل پرویز مشرف, وہ ہر روز آنا شروع ہوئے. جب ملک کا طاقتور آدمی زلزلہ متاثرہ علاقوں میں روز آنا شروع ہو, روز مانیٹرنگ خود کر رہا ہو, تو اوبویسلی اس کے اثرات زمین پر اور ہوتے ہیں. اور پھر نہ صرف عساکر پاکستان آئی, پاکستان کی فوج آئی, بلکہ پاکستان کی فوج کے ساتھ جو اس وقت لنک تھی نیٹو جو اس خطے میں دستیاب تھے, وہ اپنے بڑے چوپر, شندوق, ہیلی کاپٹر سمیت, ہیوی مشینری سمیت, وہ لوگ اپنے ٹروپ سمیت اس علاقے میں آ گئے. ٹرکش ایک دم آ گئے, ہمارا یو کے کا جو ریسکیو گروپ ہے وہ آگے. تو یہ اس وقت کے عساکر پاکستان اور دنیا کے درمیان جو بہترین فوجی اتحاد تھا, اس کا فائدہ جو ہوا زلزلہ متاثرہ علاقوں میں ہوا. اور جب تک ملٹری مانیٹرنگ کا ایک نظام رہا تب تک تو فیصلے منصفانہ ہوتے تھے, اور ان فیصلوں کو زمین پر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی تھی. میری مراد ہے جتنی بھی ریلیف کا کام ہوا, ریسکیو کا کام ہوا, ارجنٹ ریہیبلیٹیشن کا کام ہوا, بحالی اور آبادکاری کا جو فوری کام ہوا, یہ تاریخ ساز کام ہوا. یہ دنیا نے اس بات کو مانا ہے کہ عساکر پاکستان کی قیادت میں پاکستانی قوم نے, آزاد کشمیر کے لوگوں نے, آزاد کشمیر کی حکومت نے, اس کے اداروں نے ایک تاریخی کام کیا, اس کو دنیا مانتی ہے. لیکن بدقسمتی بعد ازاں یہ ہوئی کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو اگر آج کوئی آدمی یہ بات کے کہے بیک جنبش اصل سے کچھ نہیں ہوا, اور تو یہ بڑی زیادتی ہے, یہ ناانصافی کی بات ہے. بہت سارا کام ہوا, پہلے سے بہت بہتر کام ہوا, بڑی بڑی عمارات آئیں, بڑے بڑے سٹرکچر دیے گئے. لیکن جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ پاکستان میں جو ہی جنوری 2008 میں ایک عوامی حکومت, جمہوری حکومت تشریف لائی, تو اس کی ترجیحات میں
زلزلہ متاثرہ علاقے نکل گئے، پھر خود آزاد کشمیر میں عدم اعتماد ہوتا رہا، بار بار حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں اور تسلسل نہ رہا۔ ابھی پچھلے صرف 3 سال میں آپ دیکھیں 3 حکومتیں اوپر نیچے آئیں، تو ان حکومتوں میں تبدیلیوں سے، ان پارلیمانی سیاستدانوں کے آپس کی رسا کشی سے، اور جو سیاست کا کلچر ہے کہ میرا ووٹ کہاں ہے، میری ووٹ کہاں ہے، میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس وجہ سے ہمیں نقصان ہوا اور اس کی وجہ سے بہت سارا کام ہو چکا ہے، لیکن ابھی کچھ کام ایسا ہے جو بقایا ہے جسے مکمل کرنا حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو ذمہ دار ادارہ ہے اس کو خود حکومت پاکستان کا جو فیڈرل فائنانس ڈویژن ہے وہ مطلوبہ فنڈ پچھلے 3 سال سے نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ 2005 کی حکومت وہ جو آرمی چیف جناب پرویز مشرف صاحب، تاریخ میں ان کا نام بڑے اچھے لفظوں میں لیا جائے گا۔ یہ وہ سنہری دور تھا جب پاکستان کی اکانومی نے جو ہے بہت بوسٹ کیا، اور خاص طور پہ جو چیلنجز آئے، آپ نے درست بات کہی ہے، اس کو ہم سیکنڈ کریں گے کہ پرویز مشرف کیونکہ آرمی چیف تھے، صدر پاکستان سے، اور جس طرح سے ہماری آرمی ان تمام تر قدرتی آفات کا بھرپور اور جوابی سے سامنا کرتی، چاہے کوئی بھی آفات ہو، جنگی ماحول ہو، پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی ملٹری نے ہمیشہ عوام کو سپورٹ کیا ہے، اور یہی پاکستان کی آرمی کا مشن رہا ہے۔ سر، ایک آخری سوال ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن کچھ نامکمل کام ہے، وہ کیا ہے؟ نامکمل کام ہے وہ کیا رہ گیا ہے، وہ بھی ہمیں بتائیے۔ اور اب ہمیں یہ بتائیے کہ میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کل کو پاکستان میں کوئی بھی قدرتی آفات اس طرح کی آئے، کیا ہمارے ادارے تیار ہیں؟ کیا آرمی چیف اور تمام تر لوگ، کیونکہ ہم تو سپاہ سالار کو دیکھتے ہیں، ہم انسٹیٹیوشنز کو دیکھتے ہیں، ہم نے 2005 میں بھی اپنے سپاہ سالار اور انسٹیٹیوشن کو دیکھا، تو اب یہ بتائیے کہ اس وقت ماحول ہے ان تمام تر آفات سے نمٹنے کا یا نہیں؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وہ جو ایک عمل تعمیر نو کا چل رہا تھا، پاکستان میں جب تبدیلی آئی اور عمران خان صاحب تشریف لائے، اور یہ شاید اگست ستمبر 2018 کی بات تھی، تو انہوں نے ایرا کونسل کے پہلے اجلاس میں فیصلہ کیا، بھائی انہوں نے پوچھا یہ کون سا زلزلہ ہے؟ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب جو ان کی جماعت کے تھے، اور ڈاکٹر شہزاد بنگش چیف سیکرٹری تھے، بہت اچھی ٹیم تھی یہ۔ تو خان صاحب نے پوچھا بھائی یہ کون سا زلزلہ؟ انہوں نے کہا سر وہ 8 اکتوبر 2005۔ انہوں نے کہا ایک پائی نہیں ملے گی، بس ختم۔ تو ان کے ایک فیصلے سے یہ ہوا کہ فیڈرل فائنانس نے جو تھوڑا تھوڑا پیسہ ایرا اور سیرا کو مل رہا تھا وہ روک دیا۔ وہ پھر اس کے بعد آزاد کشمیر میں فاروق حیدر آتے ہیں، 2016 میں وہ آ چکے تھے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب نہیں دے رہے پیسے، تو انہوں نے آزاد کشمیر کا جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے اس سے کام کروانے شروع کر دیے کہ اب وقت ضائع نہ کریں۔ 32 کام انہوں نے کروائے، اور باقی جو 40 بڑے پروجیکٹ، میں بیسک اربن انفراسٹرکچر آف دس کیپٹل سٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ انہوں نے ڈال دیا فاروق حیدر خان صاحب کی حکومت میں 1.25 کروڑ کا بڑا، اور 2021-22 کے ADP میں وہ مختص ہو گیا، منظور ہو گیا۔ اگلی حکومت آئی، اس کے بعد جو وہ ہماری جو نئی حکومت آئی PTI کی، انہوں نے وہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد امین صاحب آپ کے وقت کا۔ اور حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ملک نے ترقی کرنی ہے، پاکستان نے اسٹیبل ہونا ہے، اور آگے پاکستان نے اسٹرانگ ہونا ہے، ہر آدمی نے اپنا کردار ادا کر کے جانا ہے۔ جیسے ابھی 2005 میں پرویز مشرف کا نام لیا تو بہت ساری باتیں یاد آئیں کہ کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئیں، تو اب سیاستدانوں کا یہی کام ہے کہ انہوں نے ایک رول پلے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو موقع دیا ہے، ہر آدمی کو، کہ آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے، جتنا آپ کے اندر پوٹینشل ہے، آپ اس ملک اور قوم کی خدمت کریں، سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کریں، سوشل ورک کریں، اور یہی آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ جی کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے اور باہر نکل گئے، اس کے علاوہ بھی آپ کی اور ہماری بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں بطور انسان۔ ناظرین، ایک بریک لیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید ایشوز پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جناب، اور اب بات کر لیتے ہیں کھیلوں کے میدان کے حوالے سے۔ کھیلوں کے حوالے سے بڑی مثبت اور اچھی خبریں بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اگست سے بات کریں تو پاکستان سپورٹس کے حوالے سے اپنے آپ کو بہت بہتر طریقے سے آگے لے کے جا رہا ہے۔ ملتان ٹیسٹ کا پہلا دن بتائیں تو شان اور عبداللہ کی سینچریز ہوئی ہیں، پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف 4 وکٹس پر
328 रन्स बने हैं। इसी पर बात करेंगे, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं चैनल 5 न्यूज़ के शहरियार साजिद ने हमें ज्वाइन किया है। शहरियार, बताइएगा मुल्तान टेस्ट का पहला दिन कैसे देखते हैं आप? जी रोहेल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो यार ये कि जब भी कोई टेस्ट मैच स्टार्ट होता है तो हमें सबसे पहले ये देखते हैं कि पिच कैसी है और टॉस कितनी अहमियत रखता है। तो कल का जो मैच है वो सारा का सारा क्रेडिट जो है वो अब्दुल्ला को और शान मसूद को जाता है। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है और जिस तरह से वो पिच पे खड़े रहे हैं, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त स्कोर जो है वो उन्होंने करके दिया है। बहुत ज़बरदस्त जो है वो पार्टनरशिप रही है इन दोनों प्लेयर्स की। जहाँ तक टॉस की बात है, और मैच शुरू होने से पहले भी ये कहा जा रहा था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है, वो मैच का पासा जो है वो पलट सकती है, और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीता और बहुत अच्छा किया कि बैटिंग की, क्योंकि जो पिच बनी हुई हमारी वो थोड़ी सी फ्लैट पिच है। आप ये कह रहे हैं कि मुल्तान की एक सड़क है जो वहाँ पे लाके रख दी गई है। अगर हम रावलपिंडी की बात करें, रावलपिंडी के अंदर जो है वो थोड़ी सी ग्रीन ग्रास थी, लेकिन इसमें आप देखें येलो ग्रास है और बिल्कुल फ्लैट है। यानी कि ये बैट्समैन के लिए अच्छी है लेकिन बॉलर्स के लिए जो वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इंग्लैंड जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है, अगर आप देखें कल चाय के वक्फे के बाद जब दोबारा मैच शुरू हुआ है, जिस तरह से प्लानिंग हमें इंग्लैंड की टीम की तरफ से नजर आई, उसकी बॉलिंग के अंदर हमें नजर आई, उन्होंने दोनों तरफ से बैलेंस रखा। उन्होंने स्पिनर से भी करवाया, उन्होंने फास्ट बॉलर से भी बॉलिंग करवाई है और बड़ा जबरदस्त हमें कॉम्बिनेशन नजर आया था। और इसी तरह अब जाहिर है पाकिस्तान बैटिंग तो कर रहा है और अब आज दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और आई थिंक सऊद शकील और नसीम शाह जो है वो इस वक्त बैटिंग पे हैं मौजूद। तो मेरा ये ख्याल है कि जितनी देर पिच पे खड़े रहेंगे ना तो उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि पिच पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। टेस्ट मैच है, एक वनडे नहीं है, T20 नहीं है। टेस्ट मैच में होता ही आप जितने देर पिच पे खड़े रहते हैं और रन्स जो है वो फिर खुद ब खुद जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। एक दफा फिर कहूंगा कि अब्दुल्ला ने और शान मसूद ने जिस तरह से कल बैटिंग की है, एक जारियाना अंदाज में उन्होंने खेला और बहुत जबरदस्त उन्होंने दोनों ने जो है बैटिंग की है। जहाँ तक दूसरे प्लेयर्स की बात है, अफसोस होता है बार बार कहना कि बाबर आजम जो है वो इस दफा फिर नहीं चल सके। 17 इनिंग्स उन्होंने खेल दी हैं लेकिन अभी तक जो है वो 50 से ऊपर जो है वो नहीं जा सके। 30 रन किए और फिर पवेलियन और सऊद शकील की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं नजर आई हमें। नसीम शाह भी जो है वो अच्छे रन्स नहीं बना सके। क्या वजूहात हैं, क्यों इतने डीमोटिवेट लगते हैं? पुराने खिलाड़ी हैं, हर दफ़ा एक ही चीज़ की बात बार बार सामने आ रही होती है। मुझे ऐसा लगता है, ये आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इंटरेस्ट शायद अब क्रिकेट में नहीं है, दूसरे मामलात में ज़्यादा इन लोगों का हो गया है कि शॉर्टकट्स क्या हो सकते हैं पैसे कमाने के। रोहेल, बिल्कुल इसी पे तो रोना है, हम रो रहे हैं कब से कि यार देखें, सबसे पहली चीज़ कि जिस तरह इंडिया देखें, आप इंडिया की टीम देखें, आप एक टीम नहीं है, 5-5, 6-6 टीमें उन्होंने बना ली हैं। सियासत से बिल्कुल पाक है, खेलना है और परफॉर्म करना है और वो बंदा फिर आगे चला जाता है प्लेयर। हमारे यहाँ जरा थोड़ा सा उल्टा हिसाब है, हमारे यहाँ सियासत भी घुस जाती है, हमारे यहाँ पर्ची भी घुस जाती है। और फिर जब आप कहते हैं ना कि जब प्लेयर्स खुद वो हो जाते हैं ना कि आप काउंटी खेलने चले गए, आप लीग खेलने के लिए चले गए, वहां पे पैसा ज्यादा मिलता है। पाकिस्तान से ज्यादा पैसा आपको लीग खेलने के लिए मिलता है, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब ने आके कहा तो है कि लीग जो है वो अब इस तरह से नहीं खेली जाएगी, उसके लिए बाकायदा परमिशन ली जाएगी और जो भी है व्हाटएवर। लेकिन बाबर आजम जिस तरह से आके खड़े हुए, तो आउट ऑफ परफॉर्म थे वो, ठीक है। दूसरा आउट ऑफ फॉर्म थे वो। दूसरा ये कि आप अगर देखें बाबर आजम जिस तरह से खेल रहे थे, आप मुझे बताएं कितने मजे से बॉल आई है, उसको आराम से हिट भी कर सकते थे। आपको जल्दी किस बात की है? आपने हल्का सा बल्ला घुमाया था कि जब बैट इस तरह से होता है ना, रन पड़ते हैं। जब बैट इस तरह से हो जाता है ना तो ये सिंगल हो जाता है। पहले आपके पास डबल बैट था, आपने यूं कह दिया, वो सिंगल हो गया। अब सिंगल बैट के साथ आप खेलेंगे तो आप तो जाहिर सी बात है आउट तो होंगे ना। मुझे ये समझ में नहीं आ रही आपकी ट्रेनिंग कहाँ गई। अभी कुछ दिन पहले आपने जब रिजाइन दिया था तो आपने कहा था कि मैं प्रैक्टिस करूंगा और सिर्फ क्रिकेट को फोकस करूंगा और अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूंगा। वो कहाँ है परफॉर्मेंस? बहरहाल जब तक एक पेज पे नहीं आएंगे खिलाड़ी तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बेहतरी हमें नजर आएगी। और बाबर आजम ठीक है, मौका उनको बार बार दिया जा रहा है, हर मैच में दिया जा रहा है, लेकिन बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। साइम अयूब ने जिस तरह से खेले हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही भाई, आप आए हैं, आपको फिर खिला लिया, आप शुरू के नंबर्स पे आए हो, आप कम से कम थोड़ी देर क्रीज पे रुको तो सही। आप लेग पे बॉल आ रही है, आपने हल्का सा टच किया और आपने कीपर के हाथ में बॉल दे दी। आप इसको किसी अच्छे अंदाज से भी खेल सकते थे, जब आपको पता है बॉल वाइड भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, आपने बैट पे जरूर टच करनी थी। टच करने के बाद आप भी बड़ी जल्दी पवेलियन लौट गए। देखिए टेस्ट मैच में होता यही है, आपको पीच संभालनी होती है, आपको खड़ा रहना पड़ता है, तभी स्कोर होता है। बहरहाल अब्दुल्ला ने और शान मसूद ने बहुत जबरदस्त खेलकर जो है वो स्कोर अच्छा कर दिया। अब दूसरा दिन का मैच शुरू हुआ, सऊद शकील जो है इस वक्त बैटिंग पे मौजूद है
اس کے علاوہ نسیم شاہ بھی جو ہیں وہ کریز کے اوپر موجود ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ تقریباً 550 سے 600 رنز ہونے چاہیے تو شاید یہ میچ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اور اگر ہم 500 تک بھی رکھتے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے, بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ چوتھے دن کا کھیل بھی کھیلنا ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اصل امتحان ابھی ہمارے بالرز کا شروع ہونا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی پچ جو ہے وہ بیٹسمین کے لیے اچھی ہے, بالنگ کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس بالنگ میں نسیم شاہ ہیں, اچھی سوئنگ کرتے ہیں, عامر جمال جو ہمارے پاس نیا ہے وہ بھی اچھی سوئنگ کر لیتے ہیں, شاہین شاہ آفریدی ہیں. ٹھیک ہے, فاسٹ بولر کے لیے پچ اچھی ہے, لیکن چوتھے دن جو ہے وہ پچ کا بیہیویئر بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا, پچ جو ہے وہ پھٹنا شروع ہو جائے گی. تو وہ دیکھیں, بہرحال ابھی جو ہے وہ پاکستان بالنگ کرے گا تو اس کا اصل امتحان شروع ہوگا, کیونکہ انگلینڈ نے جس طرح سے بالنگ کی ہے, حالانکہ ان کے فاسٹ بولر ابھی 2-3 فاسٹ بولر جو ہے وہ ان کے یہاں پر نہیں کھیلے, اور اس کا بھی ایڈوانٹیج جو ہے وہ پاکستان کو ملا ہے. بین اسٹاک نہیں ہے, مارکوٹ نہیں ہے اس کے اندر, تو اس کا بھی ایڈوانٹیج پاکستان کو ملا ہے, اور پاکستان اسی وجہ سے اچھی اننگ جو ہے وہ کھیل رہا ہے. بہرحال آج دوسرے دن کا میچ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. سعود شکیل ابھی تک وکٹ کے اوپر موجود ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ وکٹ پہ جتنی دیر ٹھہریں گے, اس کے بعد آپ کے پاس کوئی نہیں ہے میرے خیال میں بیٹسمین کھیلنے کے لیے. نسیم شاہ کے, شاہین شاہ آفریدی ہیں, اس کے بعد عامر جمال ہے, کتنے رنز کر لیں گے وہ. بہرحال نسیم شاہ بھی بعض اوقات بہت اچھا کھیل جاتے ہیں, لیکن بس میں وہی کہوں گا کہ کریز پہ کھڑے رہیں, آہستہ آہستہ رن کرتے رہیں, پورا دن آپ کے پاس موجود ہے, آہستہ آہستہ رن کرتے رہیں, کسی طرح 550-600 تک لے جائیں تو یہ میچ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا, نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. تھینک یو سو مچ شہریار, آپ کے تجزیے کا اسپورٹس کے حوالے سے آپ نے بہتر رائے رکھی ہے. ناظرین, یہی ہے ہمارے کھلاڑیوں کا, عوام کی بڑی امیدیں لگ جاتی ہیں, جب وہ پرفارم نہیں کرتے تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے کرکٹ, کیونکہ کھیلوں سے بھی تبادلہ ہوتا ہے آپ کی کارکردگی کا, آپ کے ملک کی پرفارمنس کا. اب بات کر لیتے ہیں ناظرین شوبز انڈسٹری کی, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جو اچھی چیز پاکستان میں ہوئی ہوئی. ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, اسلامک اسکالر ہیں, اور ماشاءاللہ دنیا بھر میں ان کی عزت ہے, اور جس طرح سے وہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. گورنر ہاؤس سندھ کی بات کرتے ہیں, وہاں پر ایک بڑا اجتماع ہوا, بڑی تعداد عوام کی, انڈسٹریز کے لوگوں کی, اور مختلف لوگوں نے شرکت کی, مختلف سیکٹر سے جن کا تعلق تھا. ہماری شوبز انڈسٹری کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے, ایکٹریس ہیں یشما گل, انہوں نے شرکت کی, اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے شوبز انڈسٹری چھوڑ دی ہے یا نہیں چھوڑی ہے, یا کیا معاملات ہیں, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ذائق. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور آپ کا پیشہ؟ My name is Yashma Asad Gill and I am an actress. آپ کا نام کیا ہے؟ Yashma Asad Gill. یشما سرگیل. Yashma Asad Gill. جی ہاں. Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that, and thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and you are my I'm یہ ساری گفتگو انہوں نے کی ہے, لیکن ایک کلیئر میسیج دے دیا ہے کہ انہوں نے انڈسٹری نہیں چھوڑی ہے, لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچرز اور اس ریسرچ کے بدولت وہ اسلام سے خود کو ریلیٹ کرتی رہی ہیں. یہی سب کچھ انہوں نے اس پیغام میں بتایا ہے, اور جو ان کی احساسیات ہیں, جو روحانی معاملات اسلام سے جڑے گئے بطور ڈاکٹر ذاکر نائک ان کو سن کے اور دیکھ کے ہوئے گئے, یہی انہوں نے ان کے ایڈریس میں اپنی بات رکھی ہے جو عوام تک پہنچائی ہے. اور وہاں مائک صحیح نہیں تھا, اس لیے تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو پرابلم ہوئی ہے. ناظرین, ہوپفلی آپ کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. آپ سے کل ملاقات ہوگی, اور کل ہم بات کریں گے بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے کہ یہ مرد اور خواتین میں کیوں ہو رہا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ ان ٹاسک فورس لیڈیز کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے جنہوں نے اس سبجیکٹ پہ بہت کام کیا ہے. تو میں تو ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ ہماری خواتین بریسٹ کینسر اویئرنیس اور اس پہ ریسرچ کر کے عوام کی خدمت کر رہی ہیں, اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں. مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.